गुड मॉर्निंग उत्तर प्रदेश। आइए यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं। आज वाराणसी की जिला कोर्ट आज सुनवाई के तौर तरीके पर फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर कल वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और ये फैसला आज 2 बजे आएगा। ज्ञानवापी मामले पर कल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे की किसी भी तरीके की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पुष्णीयता पर ही सुनवाई कराना चाहता था। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने बड़ा दावा कर दिया है और उनका यह कहना है कि मस्जिद के पूरब वाले हिस्से में नीचे की ओर ऐश्वर्य मंडप मौजूद है और लोग उसे तहखाना कहते हैं। वहां पर खजाना भी रखा हुआ है। महंत ने यह भी दावा किया कि हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज रामपुर कोर्ट में पेश होंगे। अब आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल ने थानागंज से जुड़े डूंगरपुर प्रकरण के मामले में तलब किया है। सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद 21 मई को रिहा हुए थे। कानपुर के काकादेव में एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर धन बदलवाने और फिर 30 साल की महिला से निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक नाबालिग का अपहरण कर 2 बच्चों की मां से जबरन निकाह करा दिया गया, जिससे पुलिस ने रिपोर्ट न लिखने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने पर जाकर खूब हंगामा काटा। इसके बाद सोमवार शाम कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। यूपी में शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही अपडेट किया जा रहा है। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के अभियान के तहत यूपी कॉप ऐप लाया गया है और इस ऐप के जरिए आम लोग EFIR को घर बैठे देख सकेंगे। कॉप ऐप के जरिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस वेरिफिकेशन, कर्मचारी और किराएदार वेरिफिकेशन जैसी 27 सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और विनय कुमार सक्सेना को नया उपराज्यपाल बनाया है। विनय सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बनेंगे। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अनिल बैजल ने 18 मई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय सक्सेना को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की तरफ से मैं विनय सक्सेना का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की बेहतरी के लिए मंत्रिमंडल की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं उन्होंने अनिल बैजल की भी सराहना की। केजरीवाल ने कहा कि अनिल बैजल के साथ दिल्ली में कई काम किए और अनेक समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज से दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाकर IP डिपो से इलेक्ट्रिक बसों को रवाना करेंगे। सीएम केजरीवाल स्वयं इलेक्ट्रिक बसों में बैठकर इंद्रप्रस्थ डिपो से राजघाट डिपो तक सफर करेंगे। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहेंगे। दिल्लीवासी 24 मई से लेकर 26 मई तक 3 दिन फ्री में यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली मिशन की शुरुआत का निर्णय लिया है, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर लगभग 16,000 से ज्यादा पार्क हैं। उन पार्कों को हरा भरा करना, उन्हें डेवलप करना, जिससे दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा सके। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 268 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। पिछले 24 घंटे में 421 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1819 रह गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.69% है। दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से MCD को दी जाने वाली राशि से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। दिल्ली सरकार चालू वित्त वर्ष में MCD को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। दिल्ली सरकार को पहली किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए देने हैं, जिनमें से 750 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली NCR में देर रात तेज बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में जमकर बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी भी आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के बाद बीएमसी अलर्ट है। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा महानगर पालिका ने अस्पताल में मंकी पॉक्स मरीजों के लिए सेपरेट वार्ड बनाकर कुछ बेड रिजर्व रखे हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर मंकी पॉक्स से प्रभावित देश या फिर किसी अन्य देश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। जो भी संदिग्ध मरीज मिलेगा उसे मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में जांच के लिए ले जाया जाएगा। पेट्रोल एवं डीजल पर वैट कटौती की महाराष्ट्र सरकार की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह धोखाधड़ी करार दिया है और कहा कि प्रदेश सरकार को लोगों को मूर्ख बनाए बगैर तुरंत ईंधन की कीमतों में कमी करनी चाहिए। फडणवीस ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में कटौती के बारे में दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जिसके कारण कीमतों में कमी आई है। गुड मॉर्निंग दिल्ली। आइए दिल्ली की खबरों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। विनय सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। अनिल बैजल ने 18 मई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय सक्सेना को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की तरफ से मैं विनय सक्सेना का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की बेहतरी के लिए मंत्रिमंडल की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं उन्होंने अनिल बैजल की भी सराहना की। आज से दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाकर आईपी डिपो से इलेक्ट्रिक बसों को रवाना करेंगे। दिल्लीवासी 24 मई से लेकर 26 मई तक 3 दिन फ्री यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में 2 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन दिल्ली मिशन की शुरुआत का निर्णय लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 16,000 से ज्यादा पार्क हैं जिन्हें हरा भरा किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 268 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। पिछले 24 घंटे में 421 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से एमसीडी को दी जाने वाली राशि से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। दिल्ली सरकार चालू वित्त वर्ष में एमसीडी को 6,000 करोड़ दिए जाने हैं। ज्ञानवापी मामले पर कल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से ये मांग की गई है कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर भी सुनवाई करवाना चाहती है, जिस पर कोर्ट ने आज की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद वैध नहीं होती है। याचिका के मुताबिक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप तय करने से नहीं रोकता। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मस्जिद के पूरब वाले हिस्से में नीचे की ओर ऐश्वर्य मंडप मौजूद है और लोग उसे तहखाना कहते हैं। वहां पर खजाना भी रखा हुआ है। महंत ने ये दावा हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर किया है। महंत कुलपति तिवारी का कहना है कि मस्जिद के तहखाने यानी ऐश्वर्य मंडप की जांच होनी चाहिए।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बताते हुए कहा कि हो सकता है कि इनको भगवान मस्जिद में ही मिलता है। महबूबा ने सवाल करते हुए आगे पूछा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं, क्या इसके बाद सब बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा कि यहाँ माहौल बदलने की जरूरत है। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञानवापी विवाद के बहाने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, बिहार की सभी मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान महफूज हैं। हमारी इबादतगाह जब तक के नीतीश कुमार जी दौरे इक़्तिदार में हैं, तो हमारे तमाम मदरसा, कब्रिस्तान और मसाजिद सब महफूज हैं। कल सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा है। पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर नहीं जाने और अपने होटल लौटने की सलाह दी गई है। और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं, और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में उनको रोक रहे हैं। सोमवार को मौसम में आए बदलाव के कारण यूपी के गोंडा में एक छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक छात्र परीक्षा देकर लौट रहा था कि तभी उस पर आंधी की वजह से एक पेड़ गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सत्य प्रकाश को सीएचसी पहुंचा दिया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल जाते जाते छात्र की मौत हो चुकी थी। सत्य प्रकाश BA सेकेंड ईयर का छात्र था। यूपी के चंदौली में भी आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, जहां तेज आंधी के चलते भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड गिर गया, जिससे रोड पर यातायात रुक गया। वहीं जब ये बोर्ड गिरा उस वक्त वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि काफी समय से ये बोर्ड देखभाल के अभाव में जर्जर हो गया था और तेज हवाओं के कहर को झेल नहीं पाया। MP में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसानों ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद का घेराव किया। इस दौरान कुछ युवा सांसद की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। किसानों ने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जाता, तब तक यहाँ कोई भाजपा व कांग्रेस का नेता यहाँ आएगा उसका विरोध किया जाएगा। करौली सांसद एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी किसानों ने उन्हें घेर लिया था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर में कुछ देर तक दर्शनार्थी रोपवे पर ही फंसे रहे। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद रोपवे प्रबंधन ने रोपवे चालू रखा था। अचानक शुरू हुई तेज आंधी तूफान में चालू रोपवे को बीच में ही बंद करना पड़ा। नतीजतन सैकड़ों दर्शनार्थी हवा में जान हथेली पर लेकर बैठे रहे। न तो प्रशासन ने खबर ली और न ही रोपवे प्रबंधन ने कोई रेस्क्यू किया। MP के पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। वे सीहोर के सलकनपुर मंदिर के 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जहाँ जहाँ निर्विरोध चुनाव संपन्न होंगे उस गांव में, उस पंचायत में मैं जरूर आऊंगा। उस पंचायत का माँ की कृपा से कायाकल्प कर दूंगा, कायाकल्प कर दूंगा। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों से जनता को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अनूठी पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज भोपाल में खिलौना एकत्रित करने हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। CM शिवराज ने बताया कि मैं 24 मई को भोपाल में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौना एकत्रित करने निकलने वाला हूँ। हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे कुपोषित क्यों रहें, समाज में जागरूकता आना चाहिए। MP के बिलासपुर के जंगलों में आग लगी हुई है। फतहखार में स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के लोग नदारद हैं। बोदरी नगर पंचायत की दमकल गाड़ी और सिरकिटी पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका है। इधर धराधार और बहादुरगढ़ थार के जंगल 2 दिन से दहक रहे हैं। जंगलों में भड़की आग से लाखों की वन संपदा जल गई है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जोर शोर से अपने मिशन में जुट गई है। गांधीनगर के कमलम में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश दिए। CR पाटिल ने 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम पर जोर दिया।
उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी से जोड़ने की अपील की। चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जाने वालों को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसी को भ्रम है कि उनके चले जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी तो वो अभी चले जाए। जिसे पार्टी से बाहर जाना है उसके लिए बाहर के दरवाजे खुले हैं। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। गुजरात कांग्रेस में कई नेता पार्टी से नाराज हैं। देश के कई हिस्सों में जहां तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं गुजरात के लोगों को भी भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। प्री मानसून गतिविधि की वजह से गुजरात में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात, सूरत, नवसारी और वलसाड में बारिश की संभावना जताई है। दमन और दादर नगर हवेली में भी बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में 10 से 15 जून तक मानसून के पहुँचने की संभावना है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के रिवर लिंक परियोजना को रद्द करने के फैसले का कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि गुजरात सरकार जब तक इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये योजना उनके समय में बनाई गई थी, लेकिन इसे बजट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उस वक्त ये योजना उचित नहीं लगी। आने वाले दिनों में आदिवासी आंदोलन और रैली भी करेंगे। यूपी में शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही अपडेट किया जा रहा है। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के अभियान के तहत यूपी कॉप ऐप लाया गया है। इस ऐप के जरिए आम लोग EFIR को घर बैठे देख सकेंगे। कॉप ऐप के जरिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस वेरिफिकेशन, कर्मचारी और किराएदार वेरिफिकेशन जैसे 27 सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के जरिए इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में समय भी कम लगेगा। यूपी में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने कहर बरपा दिया है। आंधी, तूफान और बारिश से सूबे में अब तक 8 लोगों के मरने की खबर है। कई जिलों में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सीतापुर में तेज आंधी से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लखीमपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वाराणसी और बांदा में भी आंधी से एक की मौत की खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी आंधी बारिश की आशंका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज रामपुर कोर्ट में पेश होंगे। अब आजम खान को MP MLA कोर्ट सेशन ट्रायल ने थानागंज से जुड़े डूंगरपुर प्रकरण के मामले में तलब किया है। सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद 21 मई को रिहा हुए थे। आजम खान के खिलाफ आज 3 मामलों में सुनवाई होनी है। सरकारी अधिकारियों को दिए गए उनके विवादित बयान में अब वो फंस चुके हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 6 दिनों तक चलने वाले बजट सत्र में विपक्षी योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। आज सदन में सपा के कद्दावर आजम खान और सीएम योगी का आमना सामना हो सकता है। योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना 26 मई को बजट पेश करेंगे। ये बजट 6.5 लाख करोड़ का होगा। सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना मौत की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को मंडाविया ने निराशाजनक कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने PM मोदी को रेखांकित करते हुए कहा कि दवा और टीकों तक आम जन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लचीला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए। श्रीलंका कैबिनेट के सामने राष्ट्रपति की शक्ति को नियंत्रित करने से संबंधित प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। सोमवार को PM रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की निरंकुश शक्तियों को लगाम लगाने के लिए संविधान का प्रस्तावित 21वां संशोधन कैबिनेट के सामने पेश किया गया है। विक्रमसिंघे ने कहा कि संशोधन पार्टी नेताओं के बीच रखा गया है ताकि वे उस पर टिप्पणी कर सकें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए सोमवार को 8 और मंत्रियों को इसमें शामिल किया, लेकिन संकटग्रस्त देश के आर्थिक मामलों को देखने के लिए किसी वित्त मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई है। नए मंत्री सत्तारूढ़ SLPP और उनके सहयोगियों श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और इलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। राष्ट्रपति गोटबाया प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद से 5 बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुके हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार और इमरान खान के बीच जंग का बिगुल बज चुका है।
इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख और पूर्व पीएम ने सेना से आजादी की कथित लड़ाई में तटस्थ रहने का आग्रह किया है। इमरान खान के मुताबिक इस्लामाबाद कूच की मुख्य मांग ये है कि नेशनल असेंबली को तुरंत भंग कर नए चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया जाए। उधर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के बुलंदशहर से एक खबर आ रही है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है यूपी के बुलंदशहर में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दर्दनाक हादसा गुलाबटी NH 235 पर हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई है। यूपी के बुलंदशहर में हुआ है ये दर्दनाक हादसा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।